नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 8 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं अपना फटाफट खबरों का बुलेटिन। सारा देश 100 खबरें। फरीदाबाद के लोगों को आज नई सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के बदरपुर से फरीदाबाद के एक्सकॉट्स तक चलने वाली मेट्रो सेवा को उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से सेक्टर 12 फरीदाबाद में होगा। इधर प्रधानमंत्री इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लगभग 14 किलोमीटर लंबे इस रूट में कुल 9 स्टेशन हैं। मेट्रो की इस सेवा वॉलेट नाम का इसमें विस्तार है। बताया जा रहा है कि इसकी लागत 2,494 करोड़ रुपए आई है। बदरपुर से फरीदाबाद सेक्शन को आम यात्रियों के लिए आज शाम 4 बजे से खोल दिया जाएगा। अभी तक मेट्रो की वॉलेट सेवा आईटीओ से बदरपुर तक जाती थी। फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर का चौथा शहर है जहां पर दिल्ली मेट्रो पहुंची है। मेट्रो अब फरीदाबाद के मुजस्सर तक चलेगी। खास बात यह है कि इस रूट पर पड़ने वाले सभी मेट्रो स्टेशन सोलर सिस्टम से लैस हैं। इससे मेट्रो स्टेशन पर खर्च होने वाली बिजली का एक हिस्सा स्टेशन पर ही पैदा होगा। इसके साथ ही इस रूट पर एक भी स्टेशन सड़क पर या फिर अंडरग्राउंड नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में शिरकत करने बोधगया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाबोधि मंदिर में दर्शन किए। पूजा के बाद उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान भी लगाया। इसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बुद्ध और कृष्ण की दुनिया को समानता और धर्म का संदेश दिया है। बीजेपी शासित राज्यों के शिक्षा और संस्कृति मंत्रियों की आज दिल्ली में बैठक है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ ये बैठक है और बैठक में दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में होगी। इस मौके पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेंगी। वन रैंक वन पेंशन पर सरकार के फैसले पर पूर्व सैनिक आज मंथन करेंगे। कोर ग्रुप से बातचीत के बाद आंदोलन खत्म करने पर फैसला होगा। सरकार के वन रैंक वन पेंशन लागू करने के बावजूद पूर्व सैनिकों ने साफ किया था कि वो प्रावधानों से संतुष्ट नहीं है। सरकार ऐलान को नाकाफी बता रही भूतपूर्व सैनिकों ने धरना जारी रखा था। इससे पहले मोदी सरकार ने शनिवार को पूर्व सैनिकों को बड़ा तोहफा देते हुए वन रैंक वन पेंशन लागू करने का ऐलान कर दिया। वन रैंक वन पेंशन 1 जुलाई 2014 से लागू होगी और पेंशन का जो बेस ईयर है वो 2013 रखा गया है। इसके अलावा हर 5 साल में पूर्व सैनिकों की पेंशन का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। इसके साथ ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं 5 साल पर इसकी समीक्षा के लिए सरकार एक सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाएगी। पूर्व सैनिकों को उनका एरियर 6 महीने पर मिलेगा। वहीं आरोप पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस मुद्दे पर हमारी सरकार बहुत गंभीर है। अगर कोई कमी रह गई है तो उसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे आज सीकर में पूर्व सैनिकों की सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि अन्ना वन रैंक वन पेंशन और भूमि अधिग्रहण विधेयक के मुद्दों पर देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की बात पहले ही कर चुके हैं। गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर से ये आंदोलन शुरू होगा। दिल्ली से पटना लौटे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर पूर्व सैनिकों का समर्थन किया है। लालू ने यह कहा है कि फौजी ये चाहते हैं वो करना चाहिए, उनकी मांगे जायज हैं। लालू यादव सीट बंटवारे को लेकर नाराज समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को मनाने के लिए दिल्ली गए थे। जब उनसे मुलायम से मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी बात चल रही है। पाटीदार आरक्षण के मुद्दे पर दांडी से यात्रा निकालने पर तुले हार्दिक पटेल को आखिरकार झुकना पड़ा। उन्हें अपनी दांडी यात्रा रद्द करनी पड़ी। दरअसल सरकार ने कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देकर यात्रा की इजाजत रद्द कर दी। प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी है। हार्दिक की यात्रा के खिलाफ 33 गांव के सरपंचों ने विरोध दर्ज कराने का फैसला किया था, जिसके चलते खुफिया विभाग ने आशंका जताई थी कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। देर रात हार्दिक ने घोषणा की कि वो यात्रा के 1 हफ्ते के लिए टाल रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि अगले हफ्ते वो दांडी से ही यात्रा शुरू करेंगे, चाहे सरकार इजाजत दे या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शनिवार को पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण दिव्य काशी मिशन की शुरुआत की। इसके साथ ही वाराणसी के 80 घाट पर स्वच्छता का जायजा लिया और वहां सुलभ शौचालय का पुनः उद्घाटन किया। इंद्राणी मुखर्जी समेत तीनों आरोपियों को बांद्रा कोर्ट ने सोमवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने अदालत में दलील दी थी कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे। पुलिस ने कोर्ट से यह कहा कि अभी भी कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हासिल करने बाकी हैं, इसलिए हिरासत जरूरी है। दशीना मर्डर केस में पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अहम जानकारियां हाथ लगी है। सूत्रों के मुताबिक ड्राइवर शाम की पूछताछ के दौरान इंद्राणी के साथ नोकझोंक हुई और शाम ने कई संगीन इल्जाम भी लगाए। सूत्रों के मुताबिक शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। उस सूत्रों के मुताबिक पीटर शीना के गायब होने के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानते थे।
पुलिस के मुताबिक शीना के गायब होने के बाद पीटर ने उसे ढूंढने या इंद्राणी से सवाल पूछने की कोशिश क्यों नहीं की। पुलिस को एक बैंक स्टेटमेंट का भी पता चला है, जिसके मुताबिक इंद्राणी ने संजीव खन्ना के अकाउंट में काफी पैसा ट्रांसफर किया था। इस बीच पुलिस ने सुराग और सबूतों की तलाश के लिए पीटर मुखर्जी के कोलकाता के एक दोस्त के बॉडीगार्ड से भी खार पुलिस स्टेशन में पूछताछ की। बताया जा रहा है कि शीना की हत्या के दौरान इस बॉडीगार्ड के मोबाइल फोन पर पीटर मुखर्जी के लैंडलाइन से फोन किया गया था। सूत्रों के मुताबिक शीना मर्डर केस में पूछताछ के दौरान ड्राइवर श्याम राय ने इंद्राणी पर कई संगीन आरोप लगाए। सूत्रों के मुताबिक जब दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई तो इंद्राणी सब कुछ श्याम पर आरोप मढ़ती नजर आई। इसके बाद श्याम ने आरोप लगाया कि इंद्राणी और संजीव खन्ना ने उसे धोखे में रखा। श्याम ने पुलिस को जो बताया कि योजना तय हुई थी, सब कुछ उसके उलट हुआ। दोनों ने उससे काम तो कराया, लेकिन जितना पैसा कहा उतना दिया नहीं। बहुत जिद करने पर इंद्राणी ने उसे बोनस के नाम पर 1 लाख रुपए दिए और विदेश ले जाने तक का वायदा किया। शीना बोरा हत्याकांड में पुलिस अब उस गाड़ी से सुराग की तलाश कर रही है, जिसमें रखकर शीना की लाश को ठिकाने लगाया गया था। पुलिस के मुताबिक एफएसएल के 5 सदस्यों की टीम इसे तलाशने में लगी है। पुलिस के मुताबिक पूरी कार को पराबैंगनी किरणों से स्कैन किया जा रहा है, जिससे किसी भी तरह के दाग धब्बे का पता चल जाए। एफएसएल के फिजिक्स डिपार्टमेंट विभाग के एक्सपर्ट कार में मिट्टी का सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ये देखेगी कि क्या इस कार में रायगढ़ की मिट्टी का कोई अंश है। साथ ही कार में बाल, नाखून, कपड़े का टुकड़ा और बाकी सुराग की भी तलाश होगी। शनिवार रात संगम विहार इलाके में लगभग 30 नकाबपोश बदमाशों ने इलाके को दहलाकर रख डाला। इन लोगों ने गली में फायरिंग की, चाकूबाजी की और पथराव भी किया। बदमाशों ने लोगों के घरों में पत्थर फेंक गली में खड़े दर्जनों वाहनों को निशाना बनाते हुए अपना कहर बरपाते हुए निकल गए। गोलीबारी में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। इलाके में गुस्साए लोगों ने संगम विहार थाने का घेराव कर इस घटना के विरोध में दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। फिलहाल पुलिस ने बदमाश जो उपद्रवी हैं उनकी तलाश शुरू कर दी है। सारी दुनिया को अपनी लीलाओं से आकर्षित करने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्म की लीला शनिवार रात को एक बार फिर से साकार हुई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में काफी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई। श्री कृष्ण जन्मस्थली पर जन्म महाभिषेक का कार्यक्रम शनिवार को रात 11 बजे से भगवान श्री गणेश नवग्रह पूजन से शुरू हुआ। 11:59 पर कान्हा के दर्शन को पट बंद कर दिए गए। 1 मिनट बाद ही बाल गोपाल प्रकट होने के साथ ही पूरे मंदिर परिसर में ढोल नगाड़े और झांझ मंजीरे पट चुके। कान्हा के जन्म लेने के साथ ही श्रद्धालु खुशी से झूम उठे। इसके बाद महाआरती शुरू हुई, जो कि रात 12:10 तक चली। केसर आदि सुगंधित द्रव्यों से लिपटे भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप श्री विग्रह अभिषेक स्थल पर पधारे। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, श्री कृष्ण जन्मभूमि संस्थान के प्रबंध न्यासी अनुराग डालमिया ने कान्हा का महाअभिषेक किया। दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से एक-एक कर और बाद में पूर्ण पंचामृत से महाअभिषेक किया गया। जन्म महाअभिषेक रात सवा 12 बजे से 12:30 बजे तक चला। महाअभिषेक के दौरान लगातार पुष्प वर्षा होती रही। चांदी की चौकी पर विराजमान ठाकुर जी का श्री विग्रह रूप अलौकिक छटा बिखेर रहा था। रात 12:50 तक श्रृंगार आरती के दर्शन कराए गए। भक्तों को कान्हा के जन्म के दर्शन रात 1:30 बजे तक कराए गए। आपको बता दें कि वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर सहित दूसरे कई मंदिरों और नंदगांव के नंद बाबा मंदिर में जन्माष्टमी आज मनाई जाएगी। इधर राजधानी दिल्ली के तमाम मंदिरों में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। दिल्ली के रोहिणी इलाके में बने इस्कॉन मंदिर में शनिवार रात जब कान्हा के जन्मोत्सव काफी जोर शोर से मनाया गया। मुंबई में भी जन्माष्टमी का उत्सव काफी धूमधाम से मनाया गया। कान्हा के जन्म पर इस्कॉन मंदिर में भजन कीर्तन हुए, तो वहीं सांता क्रूज के एक गांव देवी माता मंदिर में महिलाओं ने खूब नाच गाकर कान्हा के जन्मदिन का जश्न मनाया। जन्माष्टमी के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह कृष्ण भक्ति में डूबे नजर आए। सीएम हाउस में आयोजित जन्माष्टमी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने भगवान कृष्ण के भजन गाए। भोपाल में जन्माष्टमी के मौके पर सीएम हाउस में रात 12 बजे तक भगवान कृष्ण का ये जन्मोत्सव मनाया जाता रहा। इससे पहले सीएम हाउस में भगवान कृष्ण की लीलाओं का मंचन हुआ, जिसमें युवा कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ कृष्ण भक्ति के गीत गाए, बल्कि इस मौके पर उन्होंने दही हांडी भी फोड़ी। उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए लोगों से भगवान कृष्ण के बताए गए आदर्शों पर चलने की अपील की। लखनऊ में भी नंदलाल के आने से लोग खुशी से झूम उठे। गोमती नगर के राधा कृष्ण मंदिर में श्रद्धालुओं ने लड्डू गोपाल को झूला झुलाया और भजन कीर्तन किए। यूपी के जालंधर जिला जेल में कैदियों ने भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। इस मौके पर जेल के अंदर सुंदर झांकी सजाई गई और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। जन्माष्टमी के मौके पर गोरखपुर शहर के सभी मंदिरों में झांकियां सजाई गई। बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालुओं ने मंदिरों में जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर देहरादून के गीता भवन मंदिर में भी भव्य सजावट की गई। मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। यहां लोग अपने बच्चों को बाल कान्हा के रूप में सजाकर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। छत्तीसगढ़ के मुकेली में भी कृष्ण जन्माष्टमी काफी धूमधाम से मनाई गई। प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर के साथ साथ सभी मंदिरों को रोशनी और फूलों से सजाया गया। इधर लोगों ने घरों में भगवान श्री कृष्ण की खूबसूरत झांकियां सजाई। जबलपुर में डॉक्टर एस अहमद हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश कर रहे हैं। ये मुस्लिम परिवार पिछले 29 सालों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है। इनके घर में खूबसूरत झांकी सजाई जाती है। यही नहीं, कृष्ण के सभी स्वरूप उनके घर में देखे जा सकते हैं। आज महाराष्ट्र में दही हांडी का त्योहार मनाया जाएगा। आज दिन भर गोविंदाओं की टोली मटकी तोड़ेगी। आम गोविंदाओं के साथ कई सेलिब्रिटीज भी इसमें भाग लेंगे। लेकिन इस बार दही हांडी की रौनक कम रहेगी। राज्य में पड़े सूखे के कारण कई बड़े दही हांडी आयोजक जैसे सचिन आहेर और जितेंद्र अहवार जैसे आयोजकों ने दही हांडी न मनाते हुए इससे जुड़ी राशि सूखा पीड़ितों को देने का फैसला किया है। औरंगाबाद में एमएनएस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। इन्होंने दही हांडी के साथ प्याज लटका दिया। इनका कहना था कि महाराष्ट्र सरकार महंगाई रोकने में नाकाम है और इस वजह से लोग खुदकुशी कर रहे हैं। तमाम विवादों का सामना कर रही स्वयंभू संत राधे मां कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर शनिवार को सामने आई। राधे मां तस्वीरों में भक्तों के साथ जन्माष्टमी मनाती नजर आईं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के साथ पहले बलात्कार किया गया, फिर उसका कत्ल कर दिया गया। हालांकि यूपी पुलिस इसे खुदकुशी का मामला बताकर घटना को दबाने में जुटी है। गुजरात के सूरत में शराब माफिया और बदमाशों के बीच झड़प की सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है। बदमाशों के ग्रुप ने इलाके के शराब माफिया कालू के ठिकाने पर लाठी डंडों और तलवार से हमला बोल दिया। मौके पर मौजूद लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई। आशंका यह भी जताई जा रही है कि यह हमला निजी रंजिश में किया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। राजस्थान सरकार के लिए कैद से भागा गैंगस्टर आनंदपाल अब चुनौती बन गया है। राजस्थान पुलिस की 130 टीम गैंगस्टर आनंदपाल की तलाश कर रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सरकार ने पुलिस कस्टडी से आनंदपाल के फरार होने के मामले में एक सर्किल इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। 1 लाख का इनाम घोषित कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से रोक हटने के बाद संथारा प्रथा से मृत्यु का पहला मामला सामने आया है। राजस्थान के बीकानेर में 82 साल की एक महिला का निधन हो गया। हालांकि इस महिला के संथारा लेने का ऐलान रोक हटने के बाद किया गया था, लेकिन अब पता ये चल रहा है कि महिला ने 50 दिन से संथारा पर ही थी। कर्नाटक में मांड्या में सरकारी स्कूल में छात्राओं के कपड़े उतरवाकर तलाशी लेने के मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा ने स्कूल का दौरा किया और दोषी पाए जाने पर आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। बता दें कि एक छात्रा ने प्रिंसिपल से 100 रुपए खो जाने की शिकायत की थी। आरोप है कि प्रिंसिपल ने छात्राओं के पूरे कपड़े उतरवाकर तलाशी ली थी, जिसके विरोध में प्रदर्शन किया गया। नेपाल में जारी आंदोलन के उग्र रूप लेने के बाद भारतीय सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लगातार हिंसा को देखते हुए भारतीय क्षेत्र में सुरक्षा संभाल रही एसएसबी ने खुफिया एजेंसी से मिली सूचना के बाद मुस्तैदी बढ़ा दी है। बॉर्डर पर खोजी कुत्तों और मेटल डिटेक्टर के सहारे जांच के साथ नेपाल से जुड़े रास्तों पर 24 घंटे पेट्रोलिंग की जा रही है। वहीं नेपाल में 23वें दिन भी जारी बंदी के बाद वीरानगी फैल गई है। उड़ीसा सरकार ने भद्रक जिले में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि ये जनता के राष्ट्रपति को विनम्र श्रद्धांजलि है। हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। यहां 1 साल का मासूम बच्चा माता पिता के शवों के साथ 2 दिन तक रहा। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी घर में घुसे तो उन्होंने माता पिता के शवों के पास बच्चे को देखा। 2 दिन शव के साथ रहने से उसकी हालत काफी खराब थी। इसके बाद पड़ोसियों ने उसे दूध पिलाया, नहलाया। शक ये जताया जा रहा है कि माता पिता ने घर में खुदकुशी कर ली है। छत्तीसगढ़ के मुंगेर में एक तरफा प्यार करने वाले एक युवक ने एक युवती के घर में घुसकर उसे अपने साथ भागने के लिए कहा और जब युवती ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया तो युवक ने मिट्टी का तेल डालकर युवती को आग के हवाले कर दिया। युवती की चीख सुनकर जब तक परिजन पहुंचे, युवती 90% जल चुकी थी। गंभीर हालत में युवती का इलाज फिलहाल जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार ने युवती का बयान दे लिया है। चंदौली में पुलिस कस्टडी में आरोपी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। पुलिस मामला में अब लीपा पोती में जुट गई है।
झारखंड के गिरिडीह का रहने वाला मृतक लाल मोहन पेशे से टैंकर चालक था। से एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई थी। इसी मामले में शुक्रवार को पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। ओडिशा के पुरी में पुलिस ने 29 खोपड़ी बरामद की है। आरोप है कि एक रिटायर्ड इंजीनियर ने अपने घर में इन खोपड़ियों का इकट्ठा किया था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। हरियाणा का करनाल राज्य का एक ऐसा पहला जिला बन गया है जहां वाहनों का रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का काम अब मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए हो सकेगा। राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को इस ऐप को लॉन्च किया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के कचौरा में पंचायत चुनाव के बाद पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की कुल्हाड़ी से दोनों पैर काट दिए गए। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि पुलिस शिकायत के बावजूद आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में जलालपुर रोड पर दबंगों ने एक मकान तोड़ने का विरोध करने पर मकान मालिक और उसके रिश्तेदार की जमकर पिटाई की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम भेजी गई है। इलाहाबाद में बेखौफ अपराधी देर रात पति के साथ जा रही महिला की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। मामला धूनमगंज थाना क्षेत्र के पीपल गांव का है। पीड़ित साजिद अपनी पत्नी साहिबा के साथ सिनेमा देखकर घर लौट रहा था। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट के लिए उन पर हमला बोल दिया। बदायूं में जरीफ नगर थाना क्षेत्र में 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। लड़की को गंभीर हालत में देखते हुए उसे बरेली रेफर कर दिया गया। वहीं लड़की के पिता के मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। गोरखपुर में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के अपहरण की कोशिश की गई। पवन सिंह जब लखनऊ से बस्ती लौट रहे थे तो उन्होंने चलती गाड़ी से कूदकर खुद को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बचाया। पवन सिंह का कहना है कि जब लखनऊ एयरपोर्ट पर कुछ लोग उन्हें लेने आए थे तो थोड़ी दूर जाने पर आगे बैठे एक शख्स की हरकत पर उन्होंने एतराज जताया था और उसे उतार दिया था, लेकिन बस्ती पहुंचने पर असलाहधारी कुछ युवक दोबारा उनकी गाड़ी में चढ़ गए। संगीतकार आदेश श्रीवास्तव का शनिवार को मुंबई में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए कई बॉलीवुड हस्तियां और उनके चाहने वाले पहुंचे। आदेश को अंतिम विदाई देने अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, शेखर कपूर, आयशा जुल्का, सोनू निगम और उदित नारायण समेत फिल्म इंडस्ट्री के कई नामी लोग पहुंचे। शुक्रवार की रात आदेश का कैंसर की वजह से कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया था। कुछ दिनों से उनकी तबीयत काफी खराब चल रही थी। आदेश का 4 सितंबर यानी शुक्रवार को ही जन्मदिन था। यही नहीं, शुक्रवार को ही बतौर संगीतकार उनकी आखिरी फिल्म वेलकम बैक भी रिलीज हुई। तो सलमान और कटरीना जल्द ही एक साथ फिल्म में नजर आएंगे। इससे पहले दोनों एक था टाइगर में नजर आए थे। 2012 में एक रेस्टोरेंट में बिजनेसमैन के साथ हुई झड़प मामले में सैफ की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कोर्ट ने दोनों को सलाह दी थी कि वो कोर्ट के बाहर आपसी सहमति बना ले और सुलह कर ले, लेकिन बिजनेसमैन ने सैफ से सुलह करने से इनकार कर दिया। एक अखबार के मुताबिक पाकिस्तान में फैंटम फिल्म के पायरेटेड वर्जन की जबरदस्त मांग है। रिपोर्ट के मुताबिक फैंटम की पायरेटेड सीडी की डिमांड पाकिस्तान में लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान सरकार ने फैंटम की रिलीज पर रोक लगा रखी है। फिल्म हिट स्टोरी 3 4 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। इस फिल्म में करण सिंह ग्रोवर, डेजी शाह, जरीन खान और शर्मन जोशी लीड रोल में हैं। सचिन तेंदुलकर जल्द ही कोच्चि में एक विला खरीदने वाले हैं। शनिवार को सचिन वो जगह देखने के लिए गए थे जहां पर वो ये विला लेने वाले हैं। दक्षिण भारत में ये सचिन का पहला घर होगा।